हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। मैं अर्जुन सर एआईसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग आज क्लास 12 के अंसाल का अगला वीडियो बनाएंगे, जिसमें देखिए कि इसके पहले हम क्लास 12 सेट 1 2022 346 जीए के क्वेश्चन नंबर 4 तक के प्रश्नों का आंसर जाने थे। 4 के घातक अंक तक किए थे, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन था प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है तथा उसके नियम लिखे। ठीक, अब उसी सेट में क्वेश्चन नंबर 5 के का से अंक तक इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। इन पांचों प्रश्नों का आंसर इस वीडियो में जानेंगे, 5 के का से 5 के अंक तक। ठीक, चलिए देखिए आते हैं लोग। 5 का जो अंक क्वेश्चन है, 5 का जो प्रश्न है वो इसमें है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। तो हमको क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है ये बताना है और इसकी संरचना बतानी है। संरचना के बारे में लिखिए। तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है या साधन है, जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा की विभव के मान में हम परिवर्तन करते हैं। ठीक, तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति अथवा साधन है, जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभव के मान में परिवर्तन करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभव के मान में परिवर्तन करते हैं। ठीक, तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभव के मान में परिवर्तन करते हैं। विभव को कम करने अथवा विभव को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक, तो ये ट्रांसफार्मर है। अब देखिए ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में लिखना है। तो देखिए ट्रांसफार्मर की संरचना क्या होती है, मान लेते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर में सबसे पहले क्या होती है, नर्म लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर क्या लेंगे, नर्म लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक हम वृत्ताकार या आयताकार प्रचलित रोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रचलित रोड बनाते हैं। जैसे देखिए इसमें देखिए हमारे पास ये इस तरह से, इसमें बहुत पतली पत्तियां होंगी नर्म लोहे की। इस तरह से उनको एक दूसरे के ऊपर रखकर अलग अलग ये रखी होंगी, इनके बीच की दूरी अलग अलग होगी। एक आयताकार या फिर वृत्ताकार हम क्या बनाते हैं, पटलित। पटलित ना, जैसे बहुत सारी पत्तियों को एक के ऊपर एक के ऊपर, जैसे कुंडला के, जैसे मान लीजिए ये पेज है, जैसे ये पत्तियां माने तो ये एक के ऊपर एक इस तरह रखा हुआ है, तो ये पूरा क्या है, पटलित आयताकार पार्ट्स है ये इंसाल जो है। उस तरह से इसमें इन पत्तियों के एक ऊपर एक इस तरह रख के आयताकार प्रचलित रोड मान लेते हैं। ये जो पत्तियां होती किसकी, नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया पटलित, बनाया गया आयताकार पटलित रोड। ठीक, ये है। तो ये ट्रांसफार्मर इस तरह से, इसमें क्या है, इसके बाहर एक फ्रेम होता है, ये एल्युमिनियम
या किसी दूसरे पदार्थ बना होता है। इस तरह देखिए एक फ्रेम इस तरह से, फिर देखिए इसमें क्या होती है, इसमें तांबे की, ये तो नरम लोहे की बात हो गई, ये एल्युमिनियम का फ्रेम होता है। का फ्रेम, इसके बाद देखिए तांबे, तांबे की इसमें क्या होती है, कुंडलियां होती हैं। क्या होती हैं, तांबे की कुंडलियां लगी होती हैं, जो इस तरह से ये क्या होती है, द्वितीयक कुंडली। सेकेंडरी कोइल्स, ये क्या होती है, प्राथमिक कुंडली। ये क्या है, प्रत्यावर्ती। स्रोत या मेंस कहते हैं, एसी, इसको क्या लिखते हैं, एसी मेंस, जहाँ से इससे प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। ठीक, तो ये क्या है, ट्रांसफार्मर की संरचना है। ट्रांसफार्मर, तो देखिए इस तरह से, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे इसने कहा कि ट्रांसफार्मर क्या है और इसकी संरचना के बारे में लिखिए। ठीक, तो अब आपको लिखना होगा, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्तियों के एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया एक आयताकार पट्टित क्या होता है, क्रोड होता है। जिससे कि ये एक के ऊपर एक रख कर बनाया गया रहता है, और ये जो पत्तियां होती हैं एक दूसरे से पृथक होती हैं, अलग अलग रखी होती हैं। ठीक, एक दूसरे से अलग अलग पृथक होती हैं,
ताकि इनके अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो और जिससे ऊर्जा का ह्रास ना हो। ठीक, उसके पश्चात इसमें क्या होता है, ये एल्युमिनियम को बाहर से फ्रेम होता है, उसके अंदर ये जो पतली रोड है ये इसके अंदर रखी होती है। इसमें क्या है, तांबे के मोटे तांबे के अलग अलग इस तरह से फेरे होते हैं, एक ऊपर की ओर फेरा होता है और नीचे पतले तांबे का फेरा होता है। ठीक, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये ऊपर हो सकता है नीचे, लेकिन यहाँ पास क्या है, मोटे तांबे या तांबे के अलग अलग फेरों की कुंडलियां होती हैं, 2 कुंडलियां होती हैं, एक को प्राथमिक कुंडली, दूसरे को द्वितीय कुंडली कहते हैं। ठीक, तो ये कुंडलियां भी एक दूसरे से क्या होती हैं, पृथक होती हैं, और पटली जो कोड है उससे भी क्या होती हैं, पृथक होती हैं। ठीक, अब इसमें जैसे द्वितीय कुंडली क्या है, द्वितीय कुंडली वह कुंडली होती है जिसमें जिससे वोल्टेज में जब परिवर्तन करते हैं तो जो वोल्टेज, जिस कुंडली से हमको वोल्टेज प्राप्त होता है, यहाँ से वोल्टेज प्राप्त होता है, उससे क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली कहते हैं। और जिसमें क्या है, प्रत्यवर्ती स्रोत या फिर ऐसी जो मेन से पहले जोड़ते हैं जिसमें से वोल्टेज ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली को प्राथमिक कोइल भी कहते हैं, इसलिए इसको पी से, प्राइमरी कोइल, इसलिए इसको पी से नोट करते हैं, इसको क्या है, एस से नोट करते हैं। ठीक, तो ये ट्रांसफार्मर है। अब आपको देखिए फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया एक आयताकार पतले क्रोड होता है। इस क्रोड को एल्युमिनियम के फ्रेम के अंदर रखते हैं। इसमें तांबे के तार की दो अलग अलग कुंडलियां होती हैं। कुंडलियां एक दूसरे से अलग होती है तथा इस फ्रेम पतले क्रोड से भी अलग होती हैं। एक जो कुंडली होती है वो मोटे तांबे के फेरे होते हैं जिसमें फेरों की संख्या कम होती है, और एक कुंडली क्या है, पतले तार के तांबों के फेरे होते हैं जिसमें फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, ये ट्रांसफार्मर है। हाँ, इसमें जो नर्म लोहे की आयताकार ये पत्तियां होती हैं ये एक दूसरे से क्या होती है, पृथक होती हैं। क्यों पृथक होती है, ताकि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न ना हो जिससे ऊर्जा का ह्रास कम हो। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर और इसकी संरचना। ठीक, अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है, आंकिक प्रश्न है, 5 का खा है। इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें 2 तरह का ट्रांसफार्मर, थोड़ा सा और इसको करने से पहले हम आपको समझा देते हैं। ट्रांसफार्मर में ये द्वितीय और प्राथमिक कुंडली ऊपर नीचे भी हो सकती है। उसका कारण क्या है, जैसे ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो ये एक तरह से ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है जिससे प्राथमिक को जो कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। और ये कम विभव वाले तथा उच्च धारा वाले उच्च प्रत्यावर्ती धारा वाले को किसमें उच्च विभव में परिवर्तित करता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो जिसमें फेरों, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय में फेरों की संख्या अधिक होती है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। एक तरह से जो ट्रांसफार्मर जो बनाया गया ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। और अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, किसकी अपेक्षा, द्वितीय कुंडली की अपेक्षा। तो द्वितीय, ये प्राथमिक कुंडली है, क्या है, द्वितीय कुंडली है, सेकेंडरी है। ये अपचाई ट्रांसफार्मर है। ठीक, उसी तरह से इसका उल्टा बनाते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, थोड़ा से समझ लेते हैं। जैसे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ये क्रोड है बीच में, इस तरह से इसको एक शार्ट फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, तो ये होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, ये ऊंचाई। अब देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, वह ट्रांसफार्मर जो उच्च विभव वाले तथा कम प्रत्यावर्ती धारा वाले मान को किसे परिवर्तित करता है, निम्न विभव वाले या निम्न विभव वाले उच्च धारा प्रत्यावर्ती धारा के मान में परिवर्तन करता है, उससे हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, वह ट्रांसफार्मर जो
कम वोल्टेज तथा अधिक प्रत्यावर्ती धारा वाले मान को अधिक वोल्टेज तथा कम प्रत्यावर्ती धारा वाले मान में परिवर्तित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, चलिए जैसे रचना आगे फिर इसकी कार्यविधि और आएगा तो वर्णन करेंगे, यहाँ भी इतना करना है। अब देखिए 5वें के खा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कह रहा है 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ठीक, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो देखिए त्रिज्या दे रखी है हमको वृत्ताकार मार्ग की, r = 2 × 10⁻10 मीटर। और इलेक्ट्रॉन का वेग दिया है, क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन का वेग। तो v = दे रखा है हमको 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश Q = कितना होता है? 6 × 10⁻19 कूलाम। और चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B का मान निकालना है। चलिए समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है? ये वृत्ताकार मार्ग है, ये इसका केंद्र है। इसमें मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ये स्मॉल v वेग से, जिसका वेग 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड है, चक्कर लगा रहा है। इससे केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल, इससे दूरी r दे रखी है हमको। ठीक, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पास B का मान निकालना है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए किसी वृत्ताकार, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है वो देखिए B = होता है μ0 I/2r। ये चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। अब हमारे पास देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको r दिया है, μ0 का मान हमको पता होता है पहले से, लेकिन I का मान हमको नहीं पता है ना, तो इसने दिया है। इसलिए सबसे पहले अगर हमको B का मान चाहिए तो हमको किसका मान निकालना होगा? I का मान निकालना होगा। अब देखिए चूंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होता है, ये गति कर रहा है, तो सीधी सी बात इसके कारण क्या है? धारा का प्रवाह होगा। तो I = हम पीछे पढ़ते हैं Q/T। I = क्या होता है? Q/T। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, क्योंकि I निकालना है हमको। अब T क्या है? टाइम है। मान लीजिए इसको एक चक्कर लगाने में समय कितना लगता है? स्मॉल t लगता है। अगर इसको एक चक्कर लगाने में समय स्मॉल t लगता है तो हम समय बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए समझते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, इस सूत्र का यूज करते हैं। दूरी यहाँ पर एक चक्कर लगाने में जो तय की गई दूरी होगी वो क्या होगी? परिधि के बराबर होगी। अब देखिए इसका मतलब T = दूरी क्या है? परिधि। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और चाल क्या है इसकी? दी है पहले से v। इसका मतलब हम यहाँ रख दें तो हमको T का मान यहाँ से इसको यहाँ रखें तो I = मिल सकता है Q/2πr/T, सॉरी 2πr/v। और v ऊपर चला जाए तो एक फार्मूला धारा का एक सूत्र मिल जाएगा Qv/2πr। ये धारा का वह सूत्र है जब कोई आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो तो I = Qv/ क्या है? 2πr। हमको देखिए I का मान निकालना है, इसलिए या तो पहले हम Qv और R के मान रख के I का मान निकाल लें, या फिर हम इसको कहाँ रख लें? यहाँ पास। ठीक, अगर हम यहाँ इसको रखेंगे तो हमको सूत्र मिल जाएगा एक। इसको यहाँ रखते हैं तो B = क्या हो जाएगा? μ0 2r, और I के स्थान पे यहाँ से क्या हो जाएगा? Qv/2πr।
यहाँ से चलिए ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए सारे मान अब हम सब रख सकते हैं इसमें से, तो b इक्वल टू म्यू जीरो का मान क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। ठीक, ये किसका मान होता है म्यू जीरो का। q का मान हमको दिया है 1.6, 10 पावर कितना हो जाएगा -19। v का मान हमको दे रखा है 3 × 10 का घात कितना +6 अपान 2 दूनी 4। r का मान देखिए 2 बार है, दे रखा है हमको, कितना दे रखा है r का मान, तो 2 × 10 घात -10, 2 × 10 घात -10, एक बार रखे फिर रख सकते हैं 2 × 10 घात -10 इंटू क्या है पाई। पाई से देखिए पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा हमारे पास, यहाँ देखिए 2 दूनी कितना है 4 है, तो 2 से काट देंगे तो ये 0 दम तो कितना आ जाएगा 8, फिर ये 2 से काटेंगे तो ये कितना 0 दम तो कितना आ जाएगा 4। अब हमको 3 का 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक कितना होता है 12, दम लोग बाद एक अंक है, एक दम लोग 2। ध्यान से देखेंगे ऊपर 10 घात -19 और 10 घात -7, ये 10 घात कितना हो जाएगा -19 -7 -26। नीचे देखिए 10 घात -10, 10 घात -10 दो माइनस में जुड़ेंगे -20, ऊपर 10 घात +6 से घात ऊपर जाएगी तो +20 हो जाएगी। b इक्वल टू 1.2, 20, फिर देखिए 10 घात 20 से +6 26, 10 घात -26 इंटू 10 घात +26, और जैसे +26 -26 10 घात 0 देगा, इसका मतलब b इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, एक दम 2 × 10 घात 0, 10 घात 0 का मान कितना होता है, कितना होता है 10 घात 0 का मान, किसी भी राशि की घात 0 तो उसका मान 1 रखेंगे तो b इक्वल टू मिल जाएगा एक दम 2 × 1 यानी एक दम 2। चुंबकीय क्षेत्र निकाले, इसका मात्रा क्या होता है टेस्ला। इस तरह से हमको ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक, आपको एक फार्मूला और यहाँ से मिला, I इक्वल टू क्या है QV/2πr, ये कब, जब कोई आवेशित कण जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ में गति करेगा तो उससे प्रवाहित धारा I इक्वल टू QV/2πr। ठीक, इस तरह से ये अंकित लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है, एक अपवर्ती गोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। ठीक, तो देखिए अपवर्ती दूरदर्शी क्या होता है, अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी पांच का ग है, क्या है अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब का बनना, अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी इसके प्रतिबिंब का बनना, में लिखिएगा में प्रतिबिंब का बनना। अपवर्तित दूरदर्शी को ही दूरदर्शी हम कहते हैं, खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं क्योंकि अपवर्तन होता है इसमें। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, वस्तु अपवर्तित जो दूरदर्शी है वो क्या होती है, बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग। इसमें 2 उत्तल लेंस लगते हैं, एक लेंस को क्या है अभिदृश्यक लेंस, एक को क्या है नेत्रिका लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या और बड़ी उसका द्वारक और वक्रता त्रिज्या नेत्रिका की अपेक्षा क्या होता है बड़ा, क्योंकि वो वस्तु के सामने रखा होता है। ठीक, दूर की वस्तुओं को उसको देखना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा सा क्या लेंगे अभिदृश्यक लेंस, ये कौन सा लेंस होता है उत्तल लेंस। तो ये हमारे पास क्या है अभिदृश्यक लेंस है, इसके बीच में इसका सेंटर लेंगे, इसको ओ से नोट कर देंगे क्योंकि ओ का मतलब ऑब्जर्वेशन यानी अभिदृश्यक से है। तो क्या हो गया अभिदृश्यक लेंस, इसको अभिदृश्यक लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस लेंस के सामने वस्तु को रखते हैं। ठीक,
अब चूंकि वस्तु को बहुत दूर रखते हैं हम इसमें, तो कोई वस्तु यहाँ लेते हैं जो बहुत दूर होगी, दूर रखी वस्तु होगी ओ डैश, या इसको ए बी मान लेते हैं, सॉरी क्या मानते हैं, ए बी, ये एक वस्तु हो गई। अब चूंकि देखिए जब वस्तु बहुत दूर होती है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, समांतर आती है। जैसे सूर्य है पृथ्वी से बहुत दूर है तो आज से आने वाली, जबकि सूर्य गोलाकार है लेकिन जब पृथ्वी तक पहुंचती है किरणें तो वो समांतर होती है। तो यहाँ देखिए ये इसका प्रकाश से केंद्र है और ये बहुत दूर है, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उत्तल लेंस में इसके द्वितीय फोकस पे। मान लीजिए हैं ये यहाँ पास इसका द्वितीय फोकस है F0, ठीक। चलिए एक किरण लेते हैं जो इसके प्रकाश से, तीसरा नियम यूज करते हैं जो इसके प्रकाश से केंद्र से होकर जाती है। देखिए जब भी आप बनाइएगा कोशिश करिए कि यहाँ जो कोण है छोटा बनना चाहिए और ये प्रतिबिंब छोटा बनना चाहिए इसकी अपेक्षा, ठीक। इसलिए थोड़ा नीचे से किरण लोगे आप और यहाँ एंगल क्या हो, छोटा हो, तो आपका प्रतिबिंब आसानी से बन जाएगा। क्योंकि इसको अनंत दूर रखी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F0 जो अदृश्य का द्वितीय फोकस है, ठीक। अब इसी के समांतर एक दूसरी किरण लेते हैं। देखिए लेंस का ये अपवर्तक पृष्ठ होगा जिससे इसका अपवर्तन होगा। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर है नहीं कि जो द्वितीय फोकस होकर जाएगी, लेकिन फिर भी अपवर्तन होगा तो मुख्य अक्ष की ओर झुकेगी। और ये जब झुकेगी तो कोशिश ये करनी है कि इसको इतना झुकाना है कि ये इसके सीध में ही काटे, क्योंकि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पास इसके फोकस पे बनेगा द्वितीय फोकस। इसलिए इसको जब भी हम अपवर्तित करेंगे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जहाँ F0 ली है उसी की सीध में यहाँ काटे। देखिए इसको पट्टी पर रख के ऐसे मिला देंगे, दोनों अपवर्तित किरणें ये इस तरह से आगे की ओर निकल जाएंगी। ये इतना समझ में आ गया आसानी से। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक अवदिशक लेंस, उत्तल लेंस खींच लेना है। इसके मध्य से गुजरने वाली क्या है, मुख्य अक्ष खींच लेना है। एक दूर स्थित वस्तु लेनी है, इसका द्वितीय फोकस, क्योंकि वस्तु बहुत दूर रखी है या इसको अनंत पे मान लेते हैं, मान सकते हैं। अगर ये बहुत दूर रखी है तो इसका प्रतिबिंब क्या है, इसके द्वितीय फोकस F पे बनेगा। इसलिए इसको अवदिशक के द्वितीय फोकस को हम यहाँ मान लेंगे। और फिर हमको जो पहली किरण लेनी है यहाँ न्यून कोण आते हुए उसको सीधी खींच देंगे, प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है। तो उत्तल लेंस के तृतीय नियम के अनुसार प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने की किरण सीधी चली जाएगी बिना अपवर्तित हुए। और एक दूसरी किरण की कोई वस्तु दूर है तो इसके समांतर लेंगे। और जब यहाँ इसका अपवर्तन होगा तो हम इस बात को क्लियर करेंगे कि इसको इतना झुकाए नीचे कि जब ये इधर यहाँ पास F0 की सीध में ही इस वाली किरण को प्रच्छेदित करे। इस तरह से हमको वस्तु AB का एक प्रतिबिंब मिल जाएगा, इसके शीर्ष का B डैश, और इससे इस पे लंब डाल देंगे, ये क्या होगा A डैश। इस तरह से हमको इसका प्रथम प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये जो प्रथम प्रतिबिंब बनेगा इसके इस साइड में क्या है, नेत्रिका लेंस होगा। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी इसके अपेक्षा कम, द्वारा भी इसके अपेक्षा कम होता है, लेकिन हम इतना छोटा बनाएंगे कि ये दोनों किरणें उसको काटे उस पे। देखिए ये नेत्रिका लेंस होगा, बस ये दोनों जाके उस पे मिले। नेत्रिका लेंस है इसलिए इसके प्रकाशीय केंद्र को हम कैपिटल ई से नोट करते हैं, फॉर आई। अब देखिए इसका फोकस, इसका द्वितीय फोकस भी इसी साइड में होगा, इसका प्रथम फोकस इस साइड में, F ही से नोट कर लेते हैं, F डैश सी से। द्वितीय फोकस हमको इतनी दूर पे लेना है इसके, यहाँ से जब प्रकाश किरण चले प्रच्छेदित करे और प्रकाशीय केंद्र से तो दूर हटती हुई दिखाई दें, ताकि इधर प्रतिबिंब बने। तो हमको देखिए ध्यान से, क्योंकि लेंस इस वस्तु से ये दोनों किरणें तो आगे की ओर जाएंगी, ठीक, जो लेंस से अपवर्तन होगा। उसके साथ साथ देखिए ये जो प्रथम प्रतिबिंब बना है
अब जिससे के लिए ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो यहां से समांतर प्रथम नियम लगाते हैं और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण प्रवर्तन के पश्चात क्या है, द्वितीय फोकस, इसका द्वितीय फोकस इस तरफ एफ ई मानते हैं, से होकर जाती है, तो द्वितीय फोकस से होकर चली जाएगी और फिर कई किरणें यहां से निकलेंगी। एक प्रकाशिक केंद्र इसके ई से लेते हैं, तो देखिए इसका भी ये भी प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, इसको डार्ट करते हैं, तो ये तो सीधी चली जाएगी बिना अपवर्तित हुए। अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखिए वही पहला और तीसरा नियम यूज करेंगे, तो ये दोनों किरणें जब इधर की ओर जा रही हैं तो एक दूसरे को कहीं प्रच्छेदित नहीं कर रही, दूर हट रही हैं। इसका मतलब इधर कहीं जाके नहीं काटेंगी, इनको पीछे इधर की ओर बढ़ा देते हैं, पीछे की ओर। देखिए यहां से जाती हुई प्रतीत होंगी। देखिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो बिंदु ऐसा लेना है कि जब यहां से किरण जाए तो इससे दूर हटे, और जब इसको पीछे बढ़ाएं तो इस लेंस के पहले कहीं इस तरफ से आती हुई यानी बाहर जाती हुई प्रतीत होगी। इस तरह से ये जो प्रतिबिंब मिलेगा, ये इसका बी डैश का प्रतिबिंब बी डबल डैश मान लेते हैं। अब देखिए ये दोनों जो किरणें थी, अगर इसको हम ना बढ़ाएं फिर भी, लेकिन फिर भी चूंकि ये वास्तविक किरणें जो आ रही थी, इनका भी अपवर्तन होगा, तो ये एक दूसरे से क्या है, दूर ही हटेंगे, और इनको भी पीछे बढ़ाने पर ये यहीं पास काटती हुई प्रतीत होंगी। ठीक, तो चार की चारों किरणें कहाँ काटेंगी, बीच से आती हुई प्रतीत होंगी। अब देखिए आई को रखना है तो हमारे पास तो दो ऑप्शन है कि आई हम बहुत बड़ा रखना चाहते थे, यहाँ भी रख सकते हैं हम आई को, यहाँ भी रख सकते हैं इनके सामने, क्योंकि ये किरणें भी अपवर्तित होकर आंख पे ही जाके पड़ेंगी। तो इस तरफ हम कहीं भी आई को रख सकते हैं। बुक में देखिए कुछ बुकों में यहाँ पास दिया है, कुछ में यहाँ भी रख सकते हो आप, यहाँ वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप आई को कहाँ रख रहे हो। ठीक, ये क्या होगी, आंख होगी, जिससे हम अंतिम प्रतिबिंब को देखेंगे। यहाँ देखिए बी डैश बनेगा, इससे इस पे लंब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डबल डैश। तो ये इसका क्या बन जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब। चूंकि वस्तु अनंत पे रखी है, दूर बहुत रखी है, तो इसका अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पास बनेगा, और ये कैपिटल डी हो जाएगा। ठीक, इस पर इसकी न्यूनतम दूरी, ये वस्तु, ये जो प्रथम प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब ये इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, इसलिए इसको यूई, और यहां से इसकी ये एफ ओ पे बनता है, तो जो यू होगा किसके बराबर होगा, इसकी फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी के। इस तरह से ये प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक, ये अपवर्तित खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना है। इसका पूरा डायग्राम बन गया, इसी को समझाना था। ठीक, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको लिखना होगा। सबसे पहले क्या लोगे, हम अभिदिशक लेंस लेंगे, इसके सामने दूर एक वस्तु ए बी लेंगे, जिससे दो समांतर किरणें, इसको हम बी ओ, और इसको अगर कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, बीपी मान सकते हैं। इनका अपवर्तन होगा तो इनका इन दोनों अपवर्तित किरणें कहाँ एक दूसरे किसी चीज में काटेंगे, एफ हो गए, और फिर उसके द्वारा ये प्रथम प्रतिबिंब बन जाएगा। ये नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का, और फिर इससे चलने वाली किरणें जब अपवर्तन होता है तो इनका एक आभासी प्रतिबिंब क्या है, पीछे की ओर ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है, जो दूर स्थित वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब होगा, और फिर यहाँ इसके सामने यहाँ पास यहाँ आई होती है, जिससे हम इसको देख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी में आंकिक प्रश्न है।
देखिए 5वें के घा है, इसे पूछा एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। सिर्फ क्या पूछा, एक इलेक्ट्रॉन है 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो क्या दिया हमको, इलेक्ट्रॉन का त्वरित विभवांतर, त्वरित विभवांतर इसको कैपिटल वी से, ये कितने वोल्ट का दिया है, 500 वोल्ट। और देखिए इसमें कुछ नहीं दी, पूछा है सिर्फ, और वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन की पूछी चाल स्मॉल वी। अब हमारे पास कुछ नहीं दिया, देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक चीज सबसे बड़ी चीज है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, तो हम इसका आवेश लिख सकते हैं, तो इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब चाल निकालनी है, इलेक्ट्रॉन का हमको द्रव्यमान भी पता होता है, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9.1 होता है, क्योंकि कैलकुलेशन करना है 9 लेके चलेंगे, 9 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, ये पता है। अब आसानी से जब कोई आवेशित कण v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है उस आवेशित कण के आवेश और उसके विभवांतर के गुणनफल के बराबर होती है। क्या, जब कोई आवेशित कण कैपिटल वी विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा उस पर आवेश और विभवांतर के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। आवेश यहाँ जो है वो क्या है, E है, और ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो देखिए K इक्वल टू क्या है, 1/2 mv²। यदि उसका द्रव्यमान और वेग पता है, वेग हमको निकालना है, तो इसको यहाँ रख सकते हैं, तो 1/2 mv², क्यू के स्थान पे v, हमको v निकालना है, तो v² इक्वल टू हो जाएगा 2ev कैपिटल V अपान m। चलिए अभी वर्ग रहने देते हैं, एक अगर निकालना है फार्मूला तो ये मान निकल आएगा, v इक्वल टू क्या है, रूट में 2e कैपिटल V अपान स्मॉल m, ये एक सूत्र हो जाएगा। ठीक, अगर इसको q के रूप में रहने दें अभी तो ज़्यादा सही है, क्योंकि कोई भी आवेशित कण हो सकता है यहाँ पास। तो जो वेग है या चाल का एक सूत्र मिलेगा, जब किसी आवेशित कण को कैपिटल वी विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसका वेग v इक्वल टू रूट में 2q v अपान m, जहाँ q आवेश है, v विभवांतर, m क्या है, उसका द्रव्यमान है। अब इस पे देखिए रख देते हैं, क्योंकि हमको q का मान भी पता है, m का मान और v का मान भी पता है। तो इसका मान 1/6 × 10⁻−19, v कितना है 500 बटे m का मान 9 इंटू 10⁻−31। इस तरह से v इक्वल टू, देखिए इसका हम 2 हटा देते हैं, इसको ऊपर करते हैं और 2 का 5 से गुणा कर लेते हैं। जब हम 2 हटाएंगे इसके घात एक और बढ़ जाएगी माइनस में, क्योंकि हम लोग दाएं तरफ ले जा रहे हैं, तो ये 16/9 और 2 का 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और हम लोग हटाएं इसकी घात एक और बढ़ेगी तो गुणे 10⁻−20। यहाँ देखिए -31 से ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा। देखिए 16 4 का वर्ग होता है, बाहर होगा, 9 3 का वर्ग होता है, रूट से बाहर होगा। 10 घात देखिए -31 है, +31 है, और 3 और ये 1000 से जाएगा, 3 जीरो है, तो 10 घात +34, 34 से 20 घट जाएगा, 10 घात कितना 14। देखिए घात सम है और किसी घात वाले पद को रूट से बाहर करते हैं तो इसी घात का आधा घात बचता है, तो 14 का आधा क्या होगा 7, रूट से जब बाहर होगा तो ये 10 घात कितना आ जाएगा 7। वेग निकाल रहे हैं तो मात्रा क्या मीटर प्रति सेकंड। 3 से अगर 4 को भाग करते हैं तो 3 एकम 3, सॉरी 3 एकम 3, फिर यहाँ पास 1 बचेगा, हम लोग बढ़ाएंगे 10, 3 3 का 9, 3 3 का 9, कटेगा नहीं है, इस तरह बढ़ता रहे, गुणे 10 घात 7 मीटर प्रति सेकंड, या तो ऊपर 4/3 गुणे 10 घात 7 मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे, या फिर v इक्वल टू एकदम 3 गुणे 10 घात 7 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी चाल निकल आएगी। अब ध्यान रखना है कोई भी आवेशित कण गति कर रहा है तो इसका वेग का जो फार्मूला v इक्वल टू, अगर द्रव्यमान आवेश और विभवांतर पता है,
2qv/m। चलिए 5 का अंगा है, इसमें 2 क्वेश्चन, एक अथवा करके भी पूछा है। पहला पूछा है 5 के घा में ही अथवा करके क्वेश्चन पूछा है। 5 के घा का अथवा क्वेश्चन है, पूछा है अपवाह ब्रैकेट में लिखा अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अर्थात हमको क्या है, इसमें क्या है, अपवाह वेग Vd और विद्युत धारा I के बीच में संबंध प्रूफ करना है। ठीक, इसने पूछा अपवाह वेग ब्रैकेट में अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध। तो क्या निकालना है, अपवाह वेग या इसी को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के बीच संबंध। चलिए निकाल लेते हैं। इसमें देखिए, मान लेते हैं एक चालक लेते हैं। ये क्या है, एक चालक है, ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं, a है। ये क्या है, एक चालक है। अब इसमें क्या अपवाह वेग निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं एक आध दो। ये इलेक्ट्रॉन है, चालन इलेक्ट्रॉन। या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनका अपवाह वेग क्या है, Vd, जो इस दिशा में है। ठीक, ये इस दिशा में अपवाह वेग Vd से गति कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे। जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए हमारा क्या है, मार्कर है। अब ये जो भाग है, ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ये माना गया है। अपवाह इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसका अपवाह वेग Vd है जो गति कर रहे हैं बाएं से दाएं ओर। ठीक, चूंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो आवेश का स्थानांतरण होगा। आवेश का स्थानांतरण होगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। इसमें धारा क्या है, I मान लेते हैं, जो इसमें प्रवाहित हो रही है, और आवेश Q मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, प्रूफ में आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना चालक में समय t में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा स्थानांतरित आवेश क्यों है, जिससे धारा I प्रवाहित होती है। तो देखिए स्मॉल जिसमें चालक में कितने आवेश स्थानांतरित हो रहा है, क्यों, एक से दूसरे सिरे की ओर, और धारा क्या है, I प्रवाहित होती है। इस स्थिति में धारा की परिभाषा से आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/T। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें स्मॉल n मुक्त इलेक्ट्रॉनों, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मान तो मान लेते हैं, माना एकांक आयतन
में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। एकांक आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या स्मॉल n है तथा 1 सेकेंड में एकांक आयतन एक सेकेंड में अनुप्रस्थ परिच्छेद ए में प्रवाहित धारा एक सेकेंड में अंतर परिच्छेद में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब देखिए 1 सेकेंड प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो हमको समझना है। देखिए एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 सेकेंड में हमको निकालना है अंतर परिच्छेद का क्षेत्रफल ये है, ठीक। तो n a 1 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या है, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी। तो 1 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे समय। चाल तो हमारे पास vd है, समय क्या है 1 सेकेंड है, इसलिए जो तय की गई दूरी होगी, क्योंकि आयतन हमको निकालना है, आयतन लेके चलना है, तो तय की गई दूरी क्या हो जाएगी NaVd, ठीक। तो 1 सेकेंड में अंतर परिच्छेद के क्षेत्र में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या क्षेत्रफल ये है। अब इधर दूरी तय करेगा 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो दूरी हम क्या है निकाल लेते हैं चाल बटे समय से। समय हम कितना लेके चल रहे हैं 1 सेकेंड, इस तरह से चाल हमारे पास vd है, vd/1 अर्थात जो दूरी आएगी 1 सेकेंड में क्या है vd के बराबर। तो क्या हो जाएगा, जो आयतन हमारा टोटल आएगा n × a/vd, ठीक। इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अतः स्मॉल t सेकेंड में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कुल संख्या, इसको कैपिटल N डैश मान लेते हैं हम थोड़ा डिफरेंस करने के लिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगी, 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं NaVd, और t सेकेंड लेके चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे t से इसको कर देंगे गुणा, तो NaVd इंटू क्या हो जाएगा t। जिससे 1 सेकेंड में आप 10 मीटर जा रहे हो तो 5 सेकेंड में कितने मीटर जाओगे, 10 × 5 करोगे आप, ठीक। उसी तरह से 1 सेकेंड में हमारे पास इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे थे, अब हमारे पास कितना समय आ गया 30 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे 1 सेकेंड वाले को t से गुणा कर लेंगे, 30 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी ये n। अब हमको क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं 30 सेकेंड में, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है स्मॉल e, तो कुल आवेश की मात्रा निकाल लेते हैं। अतः t सेकेंड में प्रवाहित या स्थानांतरित कुल आवेश तो क्या हो जाएगा, Q = n डैश, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है इंटू ई, और n डैश इक्वल टू कितना है यहाँ से NaVd इंटू टी इंटू क्या है ई। अब इस मान को हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 में।
इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, जैसे रखेंगे तो I इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, Q के स्थान पे रखेंगे, ये तो Q का मान मिला है हमको, आवेश जैसे निकालना होता तो I इक्वल टू क्या मिल जाएगा, NaVd TE/T, और T से T क्या हो जाएगा, कट। इस तरह से हमको I इक्वल टू क्या मिलेगा, NaVd E, और यही क्या है, धारा और अपवाह वेग Vd में संबंध है। ये क्या है, धारा और अपवाह वेग Vd में संबंध है। ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले चालक लेंगे, अंतःसार का क्षेत्रफल A मानेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, अपवाह वेग Vd गति कर रहा है। ठीक, धारा I प्रवाहित होगी। सबसे पहले I इक्वल टू Q/T मान लेते हैं। t समय में क्यों आवेश स्थानांतरित होता है, जिससे धारा I प्रवाहित होती है, तो I इक्वल टू Q/T। फिर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n मानेंगे। फिर 1 सेकंड में अंतःप्रच्छेद A में प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी, n इंटू आयतन, और आयतन क्या है, क्षेत्रफल गुणे दूरी होता है। 1 सेकंड में दूरी जो होगी क्या है, Vd के बराबर होगी, तो यहाँ क्या है, A इंटू Vd रख देंगे। 30 सेकंड में लेके चलेंगे, चूंकि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, 30 सेकंड में क्या है, 30 इसको हम गुणा कर देंगे, इंडेक्स मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी 30 सेकंड में, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, तो हमको 30 सेकंड में आवेश निकाल लेंगे, क्योंकि आवेश इक्वल टू क्या होता है, एन ई, इंडेक्स ई, यहाँ इंडेक्स माने थे, तो एन स्मॉल n AVD/TE मिल जाएगा। क्यू का मान जैसे मिलेगा इसको हम उठा के यहाँ रखेंगे एक में, 30 कैंसिल, क्या है, I इक्वल टू NaVd/E, जो अपवाह वेग और धारा में संबंध है। अब देखिए ये तो हो गया, 5वीं कक्षा में 2 क्वेश्चन थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें से, पांचवें का अंगा। इसमें देखिए पूछा है, बोहर के परमाणु मॉडल के अभिगृहित लिखकर समझाइए। क्या पूछा है, बोहर के परमाणु मॉडल के अभिगृहित लिखकर क्या है, समझाना है। देखिए बोहर का जो परमाणु मॉडल था वो क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद आया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां था, ठीक, उसको बोहर ने दूर किया था। तो सबसे पहले हम क्या है, बोहर के परमाणु मॉडल को ही समझ लेते हैं। उसमें क्या था, मान लेते हैं क्या है, नाभिक है, नाभिक पे क्या है, धन आवेश होता है। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार ये नाभिक के बाहर स्थायी कक्षा है, जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से ये दूसरी स्थायी कक्षा है, जिसमें कुछ और इलेक्ट्रॉन है। फिर तीसरी स्थायी कक्षा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम उत्तेजित अवस्था में दिखाते हैं। ये थोड़ा ऊपर अपनी की स्थायी कक्षा को छोड़कर जब बाहर से इसको ऊर्जा मिल जाती है तो ऊपर वाली कक्षा में गया है और फिर वापस लौट रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ये क्या है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है। और जब ये बाहर ऊपर जाने के बाद वापस लौटता है अपनी कक्षा में, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों क्या करता है, उत्सर्जन, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या है, ऊर्जा को उत्सर्जन करता है, रूप में उत्सर्जित ऊर्जा। ठीक, इस तरह से क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल, नील बोर का परमाणु मॉडल है। ठीक,
बोर या इसी को बोहर कहते हैं। देखिए नील बोर का परमाणु मॉडल था। अब देखिए इसमें से बनना है, इन्होंने कहा अपग्रेड, तो नील बोर ने, इसके पहले परमाणु मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। ठीक, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की दो कमियां थी मुख्य रूप से। एक तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या, इस परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था, और दूसरा रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, जो रैखिक स्पेक्ट्रम होता है उसकी व्याख्या नहीं कर पाया था। अब देखिए ये तो छोड़िए, ठीक है, अब हमको लिखना क्या है इसमें। ठीक, तो बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमियां थी उसको दूर करते हुए मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया। बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया, और उसी के अनुसार उन्होंने 3 अपग्रेड दी। कितने अपग्रेड दी? 3 अपग्रेड या परिकल्पनाएं दी। अपग्रेड को और क्या कहते हैं? परिकल्पनाएं दी, जिससे देखिए पहली परिकल्पना थी बोहर के अनुसार, नील बोहर के अनुसार, कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। h/2π का क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। ठीक, तो बोहर का जो पहला अपग्रेड था वो क्या था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करेगा, उन्हीं निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है h/2π का क्या हो? पूर्णांक गुणज हो, यानी कोणीय संवेग क्या हो? nh/2π हो, और इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, वेग v हो, तो उसका जो जिस कक्षा में वो परिक्रमा कर रहा है उसकी त्रिज्या r हो, किसी भी कक्षा परिक्रमा उसकी त्रिज्या r हो, तो उसका जो कोणीय संवेग है mvr बराबर होगा nh/2π के। तो पहली अपग्रेड हो गई। फिर समझ लीजिए पहले अपग्रेड को, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही परिक्रमण करेगा, जिसमें उस निश्चित कक्षा में ही परिक्रमण करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का क्या हो? पूर्णांक गुणज हो, जहां n पूर्णांक गुणज हो। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, वेग v और कक्षा की त्रिज्या r हो, तो उसका कोणीय संवेग mvr इक्वल टू क्या होगा? nh/2π। n जहां एक पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, या इसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक, पहली अपग्रेड हो गई। दूसरी अपग्रेड देखिए, उन्होंने कहा था क्योंकि परमाणु के स्थायित्व की रदरफोर्ड व्याख्या नहीं किए थे, तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन नहीं करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन के पास अभिकेंद्र त्वरण होगा। ठीक, अर्थात इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? अभिकेंद्र त्वरण होगा, जो उसकी स्थायी कक्षा में परिक्रमण करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक, दूसरा तीसरी अपग्रेड ये थी कि यदि परमाणु को या फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर से किसी तरह से ऊर्जा मिल जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन है अपनी स्थायी कक्षा को छोड़कर ऊपर की कक्षा में चला जाएगा, और वो वहां पास सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक ही रह पाता है। उसके बाद अपनी स्थायी कक्षा में वापस आता है, और वापस आते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यदि उत्तेजित कक्षा की ऊर्जा E2 और स्थायी कक्षा की ऊर्जा क्या है? E1 है, तो
जो उत्सर्जित फोटान होगा उसकी जो ऊर्जा होगी वो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस E1 के बराबर होगा। ठीक, E2 माइनस E1 के बराबर होगा। चूंकि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो इसलिए डेल्टा ई क्या होगा, H न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1। तो इस तरह से कितने अपघृत थे इसके, जो 3 अपघृत दिए। पहले, परमाणु में इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, वेग v, त्रिज्या r हो कक्षा की तो mv r इक्वल टू nh/2 पाई, जहाँ n पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4 जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। दूसरा जो नियम था, इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्थायी कक्षाओं में परिक्रमण करता है तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात उसके पास अपकेंद्र बल होगा जो उसको वृत्तीय कक्षा में गति करने के लिए क्या है, सहायक होगा। तीसरा, यदि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाहर से किसी भी तरह से ऊर्जा मिल जाए, बाहर से ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षाओं को छोड़कर ऊपर की कक्षा में चला जाएगा और वहाँ वो 10⁻⁸ सेकंड तक ही रह पाता है। उसके बाद वो पुनः अपनी स्थायी कक्षा में वापस आता है और जब वो स्थायी कक्षा में वापस लौटने लगता है तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और जो उसकी उत्सर्जित ऊर्जा होती है वो उत्तेजित कक्षा जिसमें वो गया होता है उसके और स्थायी कक्षा के ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। और अगर ऊर्जा फोटान के उत्सर्जित हो गई तो h न्यू इक्वल टू क्या है, E2 माइनस E1। तो ये बोहर के परमाणु मॉडल के 3 अपघृत थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आगे बताएंगे हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।